आज भारत के टेलीकॉम सेक्टर में एक ऐसा फैसला ले लिया गया है जिसने सालों से चल रहे पॉलिटिकल नैरेटिव को हिलाकर रख दिया है। फॉर्मल सेक्टर में मोनोपोलीज बन रही है। अदानी अंबानी जी, मिस्टर अदानी, अंबानी अदानी अंबानी अदानी और अंबानी अदानी और अंबानी का नाम जिस दिन प्रधानमंत्री ने, ये वही नैरेटिव है जिसे कांग्रेस पिछले कई सालों से मोदी गवर्नमेंट पर लगातार लगाती आ रही है। आज तक आपको यही बताया गया है कि मोदी गवर्नमेंट धीरे धीरे मार्केट को मोनोपोली की तरफ ले जा रही है। नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि देश का पूरा धन गौतम अदानी और अंबानी के हाथ में। ये कहा गया कि टेलीकॉम सेक्टर को जानबूझकर जियो और एयरटेल के हवाले किया जा रहा है और कंपटीशन को खत्म कर दिया जा रहा है into the hands of 3 or 4 oligarchs, the Ambanis and Adanis of the world. लेकिन आज एक बड़ा ट्विस्ट सामने आ जाता है। जिस पॉलिसी डिसीजन की वजह से ये मोनोपोली बनती हुई दिखाई दे रही थी, उसी पॉलिसी डिसीजन को सरकार ने अब बदल कर रख दिया है। Vodafone Idea is going to be in focus. The cabinet has approved the package. Union cabinet in its meeting held today has confirmed a relief package for Vodafone Idea. Have been frozen at 87,695 crore rupees. कंपनी को करीब 10 साल तक भुगतान के लिए राहत भी दी गई है। सरकार ने एजीआर के मामले में जिस तरह की राहत वोडाफोन आइडिया को दी है, उसी तरीके की राहत अब इंडस्ट्री की दूसरी कंपनियां भी, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट में एजीआर की बकायदारी टाली जा सकती है, तो फिर इसका फायदा एयरटेल को और टाटा को भी। तो अब सवाल ये उठता है कि सरकार ने ये कदम उठाया क्यों, सरकार ने ये फैसला लिया कैसे, और क्यों यही फैसला आज कांग्रेस के लिए एक पॉलिटिकल नाइटमेयर बनता जा रहा है। और सबसे अहम सवाल इसमें यह है कि इस फैसले का सीधा असर भारत की जनता पर क्या पड़ेगा। आइए इस पूरे मुद्दे को समझते हैं। देखिए, ये समझने के लिए कि आज कैसे और क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट एयरटेल और जियो की डुओपोली को खत्म करना चाहती है, हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि टेलीकॉम सेक्टर में इन दोनों की डुओपोली बनी ही क्यों। और इस डुओपोली को समझने के लिए हमें काफी पीछे जाना पड़ेगा, बहुत पीछे। उस दौर में जब ना तो आज जैसी बड़ी कंपनियां थी, ना मार्केट इतनी कॉन्सेंट्रेटेड थी और ना ही टेलीकॉम सेक्टर इतना स्ट्रक्चर्ड था। असल में उस समय भारत के टेलीकॉम सेक्टर में कई छोटे और मझोले प्लेयर्स मौजूद थे। अलग अलग राज्यों और सर्कल्स में अलग अलग कंपनियां उभर रही थी। लेकिन इसी के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी थी, क्योंकि उस समय रूल्स क्लियर नहीं थे, टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल रही थी और गवर्नमेंट खुद भी सीख रही थी कि इस सेक्टर को कैसे रेगुलेट किया जाए। यानी कि कंपटीशन तो था, लेकिन सिस्टम बहुत वीक था। अब यहाँ पर एक फंडामेंटल बात समझनी बहुत जरूरी है कि किस कारण से टेलीकॉम सेक्टर किसी भी देश के कम्युनिकेशन सिस्टम का बैकबोन माना जाता है। अगर टेलीकॉम कमजोर होगा तो बैंकिंग सिस्टम कमजोर होगा, इमरजेंसी सर्विसेज प्रभावित होंगी और बिजनेस स्लो हो जाएगा और गवर्नेंस तक पर असर पड़ जाएगा। और इसी वजह से टेलीकॉम को मजबूत बनाना सरकार के लिए कोई लग्जरी नहीं था, बल्कि एक अनअवॉइडेबल नेसेसिटी थी। और इसी नेसेसिटी को ध्यान में रखते हुए 1990s के आखिर में भारत ने एक बड़ा फैसला लिया। गवर्नमेंट ने साफ तौर पर यह मान लिया था कि टेलीकॉम सेक्टर को सरकार अकेले नहीं चला सकती है। इसका रीजन भी बहुत सिंपल सा था। देश बहुत बड़ा था, पॉपुलेशन मैसिव थी, टेक्नोलॉजी एक्सपेंसिव थी और हर गांव, हर शहर, हर हाईवे तक नेटवर्क पहुंचाने के लिए स्पीड और कैपिटल दोनों चाहिए थे। और यहीं पर गवर्नमेंट की लिमिटेशंस क्लियर हो गई थी, क्योंकि सरकार के पास ना तो इतना पैसा था, ना ही इतना एग्जीक्यूशन करने की कैपेसिटी थी। और इसी वजह से प्राइवेट कंपनीज को सेक्टर में लाया गया, क्योंकि यहाँ एक और सच्चाई समझनी जरूरी है। टेलीकॉम कोई चाय की दुकान नहीं है, ये एक ऐसा बिजनेस नहीं है जहां पर थोड़ा सा पैसा लगाकर तुरंत कमाई शुरू हो जाती है। इस सेक्टर की सबसे बड़ी रियलिटी यह है कि टेलीकॉम एक कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, जहां पहले हजारों करोड़ रुपए लगाने पड़ते हैं और रेवेन्यू बहुत बाद में आता है। सबसे पहले स्पेक्ट्रम खरीदना पड़ता है, उसके बाद टावर्स लगाने पड़ते हैं, फाइबर्स बिछाना पड़ता है, पावर बैकअप चाहिए होता है, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, मेंटेनेंस और अपग्रेड्स लगातार चलते रहते हैं। और जब तक ये सब काम नहीं हो जाता है, तब तक सर्विस स्टेबल नहीं बनती है और कस्टमर भी आपकी सर्विस यूज नहीं कर सकते। और इन सभी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को समझते हुए गवर्नमेंट ने पुराने फिक्स लाइसेंस फ्री मॉडल को हटा दिया। जिन लोगों को नहीं पता, उनको बता देता हूं कि फिक्स फ्री मॉडल के अंदर कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस, सरकार को उन्हें हर साल एक तय रकम देनी होती थी। और इस मॉडल का नतीजा ये था कि टेलीकॉम जैसे हैवी इन्वेस्टमेंट सेक्टर में भी शुरुआती सालों में ही कंपनी ऑलरेडी प्रेशर में आ जाती थी। अब आप ये सोच सकते हैं कि भाई सरकार को पैसा देना जरूरी ही क्यों है, तो इसका भी एक क्लियर सा लॉजिक है। स्पेक्ट्रम एक लिमिटेड नेशनल रिसोर्स है जिसे गवर्नमेंट रेगुलेशन और सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर का यूजेज भी गवर्नमेंट ही अलाउ करती है और इसी कारण से रेवेन्यू शेयरिंग जरूरी हो जाता है। लेकिन फिक्स फ्री मॉडल ग्रोथ नहीं दे रहा था, बल्कि छोटे छोटे प्लेयर्स को खत्म कर
कर रहा था और इसी वजह से उस समय की गवर्नमेंट ने रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल को इंट्रोड्यूस किया ताकि कंपनीज पहले ग्रो कर सकें और जब रेवेन्यू आए तब उसका एक हिस्सा गवर्नमेंट को दें। और यहीं से एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू यानी कि एजीआर का कॉन्सेप्ट आया था। अब ये एजीआर क्या भला है उसको बहुत आसान भाषा में समझते हैं। एजीआर वो बेस था जिस पर टेलीकॉम कंपनीज को गवर्नमेंट को पेमेंट करनी थी। आइडिया बहुत सिंपल सा था, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती हो गई। पॉलिसी में कभी भी साफ शब्दों में नहीं लिखा गया कि एजीआर में रेवेन्यू का मतलब एग्जैक्टली क्या है। और जब डेफिनेशन क्लियर नहीं होती तो कंफ्यूजन होती ही होती है। टेलीकॉम कंपनीज ने ये मान लिया कि रेवेन्यू का मतलब टेलीकॉम सर्विस से आने वाला पैसा है, जैसे कॉल्स, डेटा, एसएमएस और रोमिंग से। लेकिन इस पॉइंट के ऊपर गवर्नमेंट का इंटरप्रिटेशन बिल्कुल अलग था। गवर्नमेंट के मुताबिक रेवेन्यू का मतलब कंपनी के अकाउंट में आने वाला हर पैसा था, चाहे वो टेलीकॉम से जुड़ा हो या नहीं। बैंक इंटरेस्ट, एफडी रिटर्न्स, डिविडेंड या कोई भी नॉन टेलीकॉम इनकम सब एजीआर के अंडर इंक्लूड कर लिया गया था। और यहीं से असली डिस्प्यूट शुरू हुआ। यह डिस्प्यूट चोरी का नहीं था। टेलीकॉम कंपनीज ये नहीं कह रही थी कि वो पैसा नहीं देंगी। डिस्प्यूट सिर्फ इस बात पर था कि रेवेन्यू किस डेफिनेशन पर कैलकुलेट किया जाएगा। और इसी डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए टेलीकॉम कंपनीज, जिनमें वोडाफोन जैसे ऑपरेटर्स भी थे, वो कोर्ट चले गए। एक तरफ कोर्ट में गवर्नमेंट और टेलीकॉम कंपनीज के बीच में केस चल रहा था और इसी के पैरेलल टेलीकॉम कंपनीज अपना बिजनेस नॉर्मल तरीके से चला रही थी। इस दौरान भी टेलीकॉम कंपनीज ने बिजनेस बंद नहीं किया, उन्होंने नेटवर्क बंद नहीं किया, उन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं रोकी। स्पेक्ट्रम खरीदा गया, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया गया, 2G से 3G फिर 4G तक पहुंचे, रूरल इंडिया तक नेटवर्क को पहुंचाया गया और करोड़ों भारतीयों को कनेक्टिविटी दी गई। लेकिन इस पूरे प्रोसेस के दौरान एक चीज साइलेंटली चलती रही, इंटरेस्ट और पेनल्टी हर साल ऐड होती रही। कंपनीज को लगता रहा कि जब फाइनल लीगल डिसीजन आएगा तब नॉन टेलीकॉम इनकम एजीआर से बाहर हो जाएगी, क्योंकि लॉजिक और ग्लोबल प्रैक्टिस दोनों यही कहते थे। लेकिन यहीं पर प्रॉब्लम और बड़ी हो गई। यह डिस्प्यूट महीनों में नहीं, साल दर साल खिंचता चला गया और इसी डिले का सीधा नतीजा ये हुआ कि इंटरेस्ट का बर्डन इतना बढ़ने लग गया कि कई छोटे छोटे प्लेयर मार्केट से बाहर हो गए। कुछ कंपनीज के लिए इंटरेस्ट का अमाउंट उनके टोटल रेवेन्यू से भी ज्यादा हो चुका था। और ऊपर से 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन आ गया था। कोर्ट ने गवर्नमेंट की डेफिनेशन को सही मान लिया था और गवर्नमेंट डिस्प्यूट जीत भी गई थी। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो रियल डिजास्टर था। टेलीकॉम कंपनीज को प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और पेनल्टी सब जोड़कर पेमेंट करनी पड़ रही थी। दसियों हजार करोड़ रुपए की लायबिलिटी ओवरनाइट खड़ी हो गई थी। इतनी बड़ी लायबिलिटी का सीधा मतलब ये था कि कंपनीज के टोटल रेवेन्यू का मेजर हिस्सा सिर्फ ड्यू चुकाने में चला जाएगा। ऐसे में सर्विस को इंप्रूव करना, नेटवर्क को एक्सपेंड करना और फ्यूचर इन्वेस्टमेंट करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो गया था। और कोर्ट के डिसीजन के बाद ये जो पैसा था ये इमीडिएटली पेएबल बन गया था। टेलीकॉम कंपनीज का कैश फ्लो ऐसा नहीं होता कि वो एक झटके में इतना बड़ा पेमेंट कर सकें। टेलीकॉम सेक्टर स्लो रिटर्न वाला सेक्टर होता है, जहां इन्वेस्टमेंट का रिटर्न टाइम लेकर आता है। और इसी पॉइंट से टेलीकॉम सेक्टर की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी टूट गई। यहीं से एजीआर एक लीगल डिस्प्यूट नहीं रहा, बल्कि एक फुल स्केल इकोनॉमिक क्राइसिस बन गया। और इसी क्राइसिस का फाइनल रिजल्ट ये रहा कि कंपटीशन धीरे धीरे खत्म होता गया और भारत को टेलीकॉम डुओपोली की तरफ धकेल दिया गया। देखिए 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद टेलीकॉम सेक्टर पूरी तरीके से हिट हो जाता है। एजीआर ड्यूज के रूप में जो लायबिलिटी सामने आई उसने पूरे टेलीकॉम सेक्टर की फाइनेंशियल स्थिति को कमजोर बना दिया। और यह असर किसी एक कंपनी तक सीमित नहीं था, लेकिन असर सभी पर बराबर भी नहीं पड़ा था। इस फैसले के बाद सबसे ज्यादा दबाव उन कंपनियों के ऊपर आया जिनके पास पहले से हाई डेट था और जिनकी कैश फ्लो पोजीशन थोड़ी कमजोर थी। वोडाफोन आइडिया सबसे ज्यादा प्रभावित हुए क्योंकि उस पर एजीआर ड्यूज का बर्डन सबसे ज्यादा पड़ा था। हालात इतने बुरे हो गए थे कि फाइनेंशियल ईयर 2020 में वोडाफोन आइडिया की कुल एजीआर लायबिलिटी 80,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच चुकी थी, जबकि उसका सालाना रेवेन्यू लगातार गिर रहा था। भारती एयरटेल भी प्रभावित हुआ, लेकिन उसकी रेवेन्यू बेस और फंडिंग एक्सेस कहीं ज्यादा मजबूत था। रिलायंस जियो के ऊपर इस फैसले का असर बहुत सीमित रहा क्योंकि उसके एजीआर ड्यूज बहुत कम थे। यहीं से टेलीकॉम सेक्टर के अंदर ना एक इम्बैलेंस साफ साफ दिखाई देने लगा था। कंपटीशन अब सर्विस क्वालिटी या प्राइसिंग इनोवेशन के ऊपर नहीं रहा था। कंपटीशन इस बात का हो गया था कि कौन कितने समय तक फाइनेंशियल प्रेशर को झेल सकता है। एजीआर शॉक के बाद टेलीकॉम कंपनीज के सामने एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम खड़ी हो चुकी थी। लिमिटेड कैश का इस्तेमाल या तो डेली ऑपरेशंस और नेटवर्क इन्वेस्टमेंट के लिए किया जा सकता था या फिर पुराने ड्यूज को चुकाने के लिए। दोनों एक साथ करना तो संभव नहीं था। वोडाफोन आइडिया के केस में हर साल हजारों करोड़ रुपए सिर्फ इंटरेस्ट और ड्यूज को सर्व करने में चले जाते थे, जिससे नेटवर्क इन्वेस्टमेंट पर ना सीधा सीधा असर पड़ रहा था
और इसका असर नंबर्स पर दिखने लगा था। फाइनेंशियल ईयर 2019 से 2023 के बीच वोडाफोन आइडिया का सब्सक्राइबर बेस लगभग 40% से गिर चुका था। आप स्क्रीन पे ना एक ग्राफ देख रहे होंगे और इस ग्राफ से इजीली समझ में आ सकता है कि कितना स्टीप डाउनफॉल हुआ था मार्केट शेयर का। जो मार्केट शेयर कभी 35% यानी 35% के आसपास था, वो घटकर 20% यानी 20% से भी नीचे आ चुका था। दूसरी तरफ एयरटेल और जियो वो लगातार सब्सक्राइबर्स जोड़ते रहे और इनका रेवेन्यू शेयर बढ़ता चला गया। नेटवर्क इन्वेस्टमेंट गैप भी साफ दिखाई देने लगा था, जहां एयरटेल और जियो हर साल टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ करोड्स नेटवर्क एक्सपेंशन के लिए और 4G रोल आउट के लिए लगा रहे थे। वहीं वोडाफोन और आइडिया कैपिटल कंस्ट्रेंट की वजह से उसी पेस पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे थे। इसका असर नेटवर्क क्वालिटी पर पड़ रहा था, कंपटीशन तेज होता जा रहा था। इसी दौरान टेलीकॉम मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर बदलने लगा था। पहले जहां मल्टीपल ऑपरेटर्स थे, वहां कंपटीशन रियलिस्टिकली 3 कंपनियों तक सिमट चुका था। और जब वोडाफोन आइडिया की फाइनेंशियल स्थिति और कमजोर होती चली गई, तब ये साफ दिखने लगा कि अगर ये कंपनी बाहर हो जाती हैं तो इंडिया इफेक्टिवली 2 प्लेयर्स टेलीकॉम मार्केट बन जाएगा। और ये ना सिर्फ अनुमान नहीं था, ट्राई के डेटा में साफ साफ दिखाई दे रहा था कि रेवेन्यू शेयर और सब्सक्राइबर शेयर तेजी से जियो और एयरटेल की तरफ कंसोलिडेट हो चुके हैं। स्पेक्ट्रम ऑक्शंस में हजारों करोड़ की अपफ्रंट कमिटमेंट, लॉन्ग पेबैक पीरियड्स और रेगुलेटरी कॉस्ट्स, इन्होंने ना नए प्लेयर्स के लिए एंट्री को प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल बना दिया था। टेलीकॉम सेक्टर में डुओपोली का मतलब सिर्फ 2 बड़ी कंपनियों का होना नहीं होता। इसका मतलब होता है प्राइसिंग पावर का कंसंट्रेटेड होना। इसका मतलब होता है कस्टमर चॉइस का कम हो जाना। इसका मतलब होता है सिस्टम लेवल रिस्क का बढ़ जाना। और इसी कारण आप ये भी देखते हो कि कैसे एयरटेल और जियो समय समय पर डेटा पैक्स और रिचार्ज के प्राइजेज है ना, उनको बढ़ाते रहते हैं और कंज्यूमर्स के पास प्रैक्टिकली अब कोई ऑप्शन नहीं बचता कि हम कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं। चॉइस का ऑप्शन ही नहीं। जब मोनोपोली या डुओपोली बढ़ती है तो ऐसे ट्रेंड्स ना नेचुरली आते हैं और इसका सीधा सीधा नुकसान कंज्यूमर को ही उठाना पड़ता है। और ऊपर से एक और बड़ी दिक्कत ये हो जाती है कि बैंकिंग अलर्ट्स, यूपीआई ट्रांजैक्शंस, इमरजेंसी कॉल्स, हॉस्पिटल्स, लॉजिस्टिक्स, गवर्नेंस, सब कुछ टेलीकॉम नेटवर्क्स के ऊपर ही डिपेंड करता है भारत में। अगर ये सिस्टम सिर्फ 2 प्राइवेट प्लेयर्स पर टिका रहे तो किसी भी डिसरप्शन का असर नेशनल स्केल पर क्राइसिस के रूप में पड़ सकता है। यानी आप सपोज करोगे एक जियो के सर्विसेज में थोड़ी दिक्कत आ जाती है, समझिए पूरे इंडिया में कैसे क्राइसिस आ सकते हैं इस एक जरा से कारण के कारण। और ऐसी परिस्थिति में वोडाफोन आइडिया की जो स्थिति है वो सिर्फ एक स्ट्रगलिंग कंपनी की नहीं रह जाती है, वो एक लास्ट रिमेनिंग बैरियर बन जाती है जो टेलीकॉम मार्केट को परमानेंट डुओपोली बनाने से रोक सके। अगर ये बैरियर गिर जाता है तो कंपटीशन वापस लाना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसी वजह से वोडाफोन आइडिया का कोलैप्स सिर्फ एक कंपनी का कोलैप्स नहीं होता, इसका मतलब होता है कि इंडिया का टेलीकॉम मार्केट परमानेंटली 2 कंपनीज तक सीमित हो गया है, जहां पर ना फिर गवर्नमेंट के सामने चॉइस साफ हो जाती है। अगर गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करेगी तो मार्केट नेचुरली जियो और एयरटेल की डुओपोली में बदल जाएगी। और एक बार अगर ऐसा हो जाए तो कंपटीशन को वापस लाना लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसी समझ के साथ मोदी गवर्नमेंट की पॉलिसी अप्रोच बदलती है और सुप्रीम कोर्ट के साथ मिलके कुछ ऐसा किया जाता है ताकि एक तरफ कंपटीशन बढ़े और टेलीकॉम सर्विसेज में मोनोपोली की स्थिति ना टूट जाए। देखिए, इसी समझ के साथ करंट सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी अप्रोच बदली और सुप्रीम कोर्ट के साथ मिलकर कुछ ऐसा किया गया ताकि एक तरफ कंपटीशन बचे और टेलीकॉम सेक्टर में मोनोपोली की स्थिति टूट जाए। इस बात को बहुत सिंपल तरीके से समझना जरूरी है कि गवर्नमेंट ने एक्चुअली क्या किया और कैसे किया। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में फैसला दिया था कि टेलीकॉम कंपनीज को AGR ड्यूज चुकाने पड़ेंगे और इस फैसले के बाद कई टेलीकॉम कंपनियां हिल गई थी। वोडाफोन आइडिया हो, एयरटेल हो या फिर कोई और भी ऑपरेटर हो, सबको ये पैसा देना ही था। गवर्नमेंट भी इस जजमेंट को पलट नहीं सकती थी क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का फाइनल ऑर्डर था, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये थी कि ये पैसा तुरंत देना टेलीकॉम सेक्टर के लिए प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था। टेलीकॉम ऐसा बिजनेस नहीं है जहां पर आप एक साल में हजारों करोड़ निकाल कर रख सके। यहाँ पहले इन्वेस्टमेंट होती है, नेटवर्क बिल्ड किया जाता है और उसके बाद धीरे धीरे रेवेन्यू आता है। वोडाफोन आइडिया के केस में करीब 87,000 करोड़ रुपए के AGR ड्यूज एक साथ निकल कर आ गए थे और ये रकम 1 या 2 साल में किसी भी टेलीकॉम कंपनी के लिए चुकाना पॉसिबल ही नहीं था। और अगर गवर्नमेंट इस पॉइंट पर कुछ नहीं करती तो इसका रिजल्ट बिल्कुल साफ था, वोडाफोन आइडिया पेमेंट डिफॉल्ट कर दी
कंपनी कोलैप्स हो जाती और भारत सिर्फ जियो और एयरटेल पर डिपेंडेंट रह जाता। फुल, कंप्लीट, अनडिस्प्यूटेड ड्यूओपोली अपने आप बन जाती। गवर्नमेंट ने इसी रियलिटी को एक्सेप्ट किया और साफ कहा कि फैसला बदलना ऑप्शन नहीं है, लेकिन फैसले को लागू करने का तरीका बदलना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने एजीआर ड्यूज को फ्रीज किया। वोडाफोन आइडिया के एजीआर ड्यूज को 31 दिसंबर 2025 तक के लेवल पर लॉक कर दिया, जो कि लगभग 87,695 करोड़ रुपए था। इसका सीधा मतलब यह था कि अब इस रकम पर कोई इंटरेस्ट नहीं जुड़ेगा और कोई नई पेनल्टी नहीं लगेगी। पहले हर साल ड्यूज बढ़ते जा रहे थे, अब पहली बार लायबिलिटी बढ़ना बंद हुई थी। और इसके बाद गवर्नमेंट ने पेमेंट स्ट्रक्चर को पूरी तरीके से रीसेट किया। वोडाफोन आइडिया से यह नहीं कहा गया कि अभी कभी हजारों करोड़ रुपए निकालो और गवर्नमेंट को दे दो। पेमेंट को लॉन्ग टर्म में स्प्रेड किया गया ताकि कंपनी पहले सरवाइव कर सके और उसके बाद नेटवर्क पर फोकस कर सके। अब नई नीति के अनुसार मार्च 2026 से मार्च 2031 तक वोडाफोन आइडिया को हर साल मैक्सिमम 124 करोड़ रुपीस देने होंगे और ये अमाउंट टेलीकॉम सेक्टर के कैश फ्लो के हिसाब से मैनेजेबल है। इसके बाद मार्च 2032 से मार्च 2035 तक करीब 2100 करोड़ रुपए पर ईयर का पेमेंट रखा गया है और बचा हुआ एजीआर ड्यूज मार्च 2036 से मार्च 2041 तक इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में देने की व्यवस्था की गई है। इस स्ट्रक्चर का मतलब बहुत साफ है, अगले लगभग 10 साल तक वोडाफोन आइडिया अपने एजीआर ड्यूज का करीब 95% हिस्सा पे नहीं करेगी। हैवी पेमेंट को फ्यूचर में शिफ्ट कर दिया गया है जब तक कंपनी फाइनेंशियली मजबूत हो सकती है। यह कोई वेवर नहीं था, ना ही कोई ड्यूज माफ किए गए हैं। गवर्नमेंट ने सिर्फ पेमेंट को रियलिस्टिक बनाया है। इसके साथ ही गवर्नमेंट ने एक और जरूरी काम किया। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंडर एक कमेटी बनाई गई जो एजीआर ड्यूज की कैलकुलेशन दोबारा से चेक करेगी। पास्ट पेमेंट्स, अकाउंटिंग ओवरलैप्स और गलत जजमेंट्स को रीवेरीफाई किया जाएगा। ऑफिशियल्स ने खुद कहा है कि रीअसेसमेंट के बाद फाइनल एजीआर अमाउंट कम हो सकता है। जो भी फाइनल अमाउंट तय होगा उसका पेमेंट फाइनेंशियल ईयर 36 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 41 के बीच में किया जाएगा। और इस फैसले का इफेक्ट तुरंत दिखा। वोडाफोन आइडिया का कोलैप्स रुक गया, कंपनी को कैश फ्लो विजिबिलिटी मिली और लॉन्ग टर्म प्लानिंग पॉसिबल हो पाई। और इसीलिए वोडाफोन जैसी टेलीकॉम कंपनीज ने इसे अपॉर्चुनिटी की तरह देखा है कि वो सरवाइव ही नहीं बल्कि एक्सपेंड भी कर सकती हैं। इसी कारण से वो वापस से नेटवर्क इन्वेस्टमेंट को रीस्टार्ट कर रही है। अभी वोडाफोन के सीईओ ने कहा है कि वो 5G टावर्स लगाने वाले हैं पूरे भारत के अंदर और एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे। बस फिर क्या था, अब मार्केट में भी इस डिसीजन को क्लियरली पॉजिटिव सिग्नल की तरह देखा जा रहा है। इनफैक्ट डीओटी से क्लैरिटी आने के बाद वोडाफोन आइडिया का स्टॉक एक ही दिन में करीब 8% तक चढ़ गया था। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है क्योंकि वोडाफोन आइडिया पिछले कुछ सालों से कोलैप्स की कगार पर पहुंच चुकी थी। अब जो कॉन्फिडेंस वापस आया है उससे साफ दिख रहा है कि टेलीकॉम सेक्टर में मोनोपोली टूटने की डायरेक्शन में बढ़ चुकी है और कंपटीशन को दोबारा सांस लेने की जगह मिल रही है। और यही वजह है कि फैसला बहुत जरूरी था। वोडाफोन आइडिया को मिली एजीआर रिलीफ सिर्फ टेलीकॉम पॉलिसी का मामला नहीं था। यह सीधे सीधे कांग्रेस और ऑपोजिशन के उस आरोप पर चोट करता है जिसे वो सालों से दोहराते आ रहे हैं। वही आरोप जिसमें कहा जाता है मोदी गवर्नमेंट क्रूनी कैपिटलिज्म को चला रही है और केवल चुनिंदा कॉर्पोरेट ग्रुप्स के लिए मोनोपोली बना रही है। कांग्रेस सरकार का आरोप साफ रहा है। उनका कहना यह रहा है कि मोदी सरकार रिफॉर्म्स के नाम पर मार्केट को धीरे धीरे कुछ बड़े प्लेयर्स के हाथों में सौंप रही है। खासकर एयरटेल और जियो इसका फायदा उठा रहे हैं। टेलीकॉम सेक्टर को भी इसी फ्रेमिंग से दिखाया गया। यही दिखाया गया कि सरकार जानबूझकर कंपटीशन को खत्म कर रही है। लेकिन वोडाफोन आइडिया का ये पूरा मामला इस पूरे आरोप को जमीन पर ही गिरा देता है। अगर मोदी गवर्नमेंट का मकसद मोनोपोली को बनाना होता तो सबसे आसान रास्ता यही था कि वोडाफोन आइडिया को गिरने दिया जाता। सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, एजीआर ड्यूज थे, पेमेंट प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल थी। गवर्नमेंट को बोलना था हम तो कुछ कर नहीं सकते थे, इसलिए कंपनी डूब गई। हम क्या करते? देखो, यहाँ गवर्नमेंट अगर कुछ नहीं करती तो मार्केट ना अपने आप जियो और एयरटेल की डुओपोली बन जाती। किसी पॉलिसी चेंज की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन हुआ क्या? हुआ इसका एकदम उलट। गवर्नमेंट ने कॉन्शियसली इंटरवीन किया ताकि तीसरा प्राइवेट प्लेयर बचा रहे। एजीआर ड्यूज फ्रीज किए गए, पेमेंट शेड्यूल को डेकेड्स में स्प्रेड किया गया, रीअसेसमेंट कमेटी बनाई गई। पूरा फ्रेमवर्क इस तरीके से डिजाइन किया गया कि वोडाफोन आइडिया सरवाइव कर सके और मार्केट परमानेंटली डुओपोली में ना फंसे। यह कदम मोनोपोली बनाने का नहीं, मोनोपोली को तोड़ने का था। और यहीं से कांग्रेस की जो हिपोक्रेसी है वो साफ दिखाई देने लगती है। कांग्रेस आज क्रूनी कैपिटलिज्म की बात करती है, लेकिन टेलीकॉम सेक्टर की सबसे बड़ी पॉलिसी फेलियर और कॉर्पोरेट फ्रेंडली फ्रेमवर्क्स
उसी दौर में बने थे जब कांग्रेस थी। एजीआर की फ्लॉड डेफिनेशन 1999 के कानून से आई थी। रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल, लाइसेंस एलोकेशन और स्पेक्ट्रम पॉलिसीज कांग्रेस एरा में ही लागू हुए थे और सालों तक उनमें कोई सुधार तक नहीं हुआ था। इतना ही नहीं, जिन कॉर्पोरेट ग्रुप्स को आज कांग्रेस निशाना बनाती है ना, उन्हीं ग्रुप्स के साथ कांग्रेस गवर्नमेंट ने खुले तौर पर काम किया था। रिलायंस, भारती, वोडाफोन, टाटा, सभी को जो लाइसेंसेस थे और स्पेक्ट्रम थे वो कांग्रेस शासन के दौरान ही मिले थे। और उस समय प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को ना नेशन बिल्डिंग का नाम दिया जा रहा था, नेशन बिल्डिंग का। और आज वही इन्वेस्टमेंट पॉलिटिकल वेपन बना दिया गया। ये डबल स्टैंडर्ड साफ हैं। अगर वोडाफोन आइडिया कोलैप्स कर जाती तो कांग्रेस ये कहती कि मोदी गवर्नमेंट ने तो टेलीकॉम सेक्टर को अंबानी और एयरटेल के हवाले कर दिया। लेकिन जब गवर्नमेंट ने वोडाफोन और आइडिया को बचाने का कदम उठाया तब भी वही कांग्रेस क्रूनी कैपिटलिज्म का आरोप लगाती है। मतलब आउटकम कुछ भी हो, नैरेटिव सेम ही रखना है। असलियत में ना यहाँ आइडियोलॉजी का नहीं, पॉलिटिकल कन्वीनियंस का सवाल है। टेलीकॉम सेक्टर जैसे कैपिटल इंसेंटिव इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस में ना प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के बिना काम चल ही नहीं सकता। टावर्स, फाइबर, स्पेक्ट्रम, 4G, 5G, रोल आउट, इनमें ना हजारों करोड़ रुपए लगते हैं। कांग्रेस ने खुद दशकों तक प्राइवेट प्लेयर्स को ही इनवाइट किया था, लेकिन आज ऑपोजिशन में बैठकर उसी सिस्टम को गाली देना, वैसे तो ये हिपोक्रेसी है, पर कांग्रेस कर सकती है। वोडाफोन आइडिया का सर्वाइवल इसीलिए कांग्रेस के लिए अनकंफर्टेबल ट्रुथ बन जाता है क्योंकि अब इसके ऊपर वो अपना एजेंडा नहीं चला पाएंगे। बाकी आप क्या सोचते हैं इस पूरे विषय के बारे में? अपने थॉट्स को कमेंट्स में अवश्य लिखिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और यदि आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप सपोर्ट कर सकते हैं यूपीआई, पेट्रियन और ज्वाइन बटन के माध्यम से। तीनों ही के जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।